हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बैंकिंग का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। सेकंड लेक्चर ऑफ द बैंकिंग आज हम करते हैं और आप मान के चलिएगा कि अब तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो आज का होने वाला है। आज का जो डिस्कशन है एग्जाम में शॉर्ट इसमें से कुछ पोर्शन आता है, तो आप बड़ा ध्यान से आज के लेक्चर को सुनिएगा और देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये समझ लिया कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। बैंकिंग सिस्टम मनी क्रिएशन का काम करता है। बैंक एक मनी सप्लायर है, तो बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करके मनी सप्लाई मार्केट में अपने बलबूते पे लाता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह उन्हें नोट छापने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन वो कितनी क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर एक पैरामीटर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगाता है। इसीलिए एक छोटी सी कैलकुलेशन हम यहाँ समझेंगे जिसका नाम है क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक है, सो क्रेडिट मल्टीप्लायर जो कैलकुलेशन है, इसको समझने के पहले आप इस बात को समझिए कि क्रेडिट मल्टीप्लायर सीधा सीधा आपकी बैंकिंग सिस्टम के कैश रिजर्व्स पे डिपेंड है। तो यार ये ध्यान रखिएगा, कैश रिजर्व्स पे डिपेंडेंसी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप सीआरआर या एसएलआर की बात कर रहे हैं। जब हम कैश रिजर्व्स की बात करते हैं तो कैश रिजर्व्स का मतलब होता है बैंकिंग सिस्टम में कितना रुपया रखा हुआ है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, मैं ये क्लैरिटी आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कैश रिजर्व्स एंड कैश रिजर्व रेशो दोनों एक जैसे नाम लगते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। याद रखिएगा, जब मैं क्रेडिट मल्टीप्लायर नाम की चीज कैलकुलेट कर रहा हूं तो कैश रिजर्व्स का मतलब क्या है। यहाँ पे कैश रिजर्व्स का मतलब बैंक में कितना पैसा जमा है, कितना टोटल अमाउंट बैंक में जमा हो रखा है। क्लियर है? सो कैश रिजर्व्स के बेसिस पे ही हम टोटल मनी क्रिएशन का कैलकुलेशन करेंगे बाय यूजिंग द क्रेडिट मल्टीप्लायर। नाउ क्रेडिट मल्टीप्लायर का बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। आपका जो कैश रिजर्व रेशो है CRR है, मैंने CR नहीं बोला, कैश रिजर्व्स नहीं बोला, मैंने CRR बोला, एक R एक्स्ट्रा है। ठीक है, आगे सो 1 डिवाइडेड बाय कैश रिजर्व रेशो। हम जानते हैं कैश रिजर्व रेशो जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कैश रिजर्व रेशो आपके लिए तय किया हुआ है, बैंकिंग सिस्टम के लिए तय किया हुआ है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल भी हमने लिया है। अगर CRR 10% है तो आप मान के चलिए कि आपका जो क्रेडिट क्रिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10%, मतलब 10 टाइम्स हो जाएगा। किसका 10 टाइम्स? आपके जितने भी कैश रिजर्व्स हैं, CR है, CRR नहीं बोला मैंने। आपका मनी क्रिएशन कितना होगा, आपका जितना CR है, आपका जितना कैश रिजर्व है, उसका 10 टाइम्स आपका मनी क्रिएशन हो जाएगा। फॉर्मूले में आपको याद रखना है तो बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। जो मल्टीप्लायर आपने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई बाय जो क्रेडिट मल्टीप्लायर आपने कैलकुलेट किया है उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, कैश रिजर्व्स के साथ में। तो दैट इज K मल्टीप्लाई बाय कैश रिजर्व्स। हम क्रेडिट मल्टीप्लायर को K से डिनोट करते हैं। क्लियर है? इसके बाद जो मनी क्रिएशन आपका टोटल अमाउंट आएगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका कैश रिजर्व जो है वो अगर 10,000 है तो हमारा 10 टाइम्स मतलब 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका बैंक क्रेडिट क्रिएट नहीं कर पाएगा। CRR RBI ने तय करके मैक्सिमम लिमिट क्रेडिट क्रिएशन की तय कर दी है इनडायरेक्टली। तो याद रखिएगा, बैंकिंग सिस्टम अपने डिपॉजिट्स को यूज करके क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, लेकिन उस क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर क्रेडिट मल्टीप्लायर का फैक्टर अप्लाई होता है। चलिए तो फिर अब आगे बात करते हैं। हमने बैंकिंग सिस्टम की बात कर ली, क्रेडिट क्रिएशन हो गया और क्रेडिट मल्टीप्लायर हमने यूज कर लिया। अब एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, CBI की बात नहीं कर रहा मैं, सेंट्रल बैंक सिस्टम है। द सेंट्रल बैंक सिस्टम मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। हमारे देश में सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो हमने 1934 में बनाया। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया और उसको हमने क्या क्या जिम्मेदारियां दी हैं। सबसे पहला काम जो वो हमारे लिए करता है वो हमारा अपेक्स बैंक है। अपेक्स बैंक मतलब पूरे बैंकिंग सिस्टम का राजा,
सबसे ऊपर जो बैठा है बैंकिंग सिस्टम के वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद जो दूसरा काम वो हमारे लिए करते हैं वो गवर्नमेंट का बैंकर है। मतलब अगर गवर्नमेंट को कभी अपना पैसा कहीं जमा कराना है या गवर्नमेंट को अपने काम के लिए कभी पैसा चाहिए, जैसे अभी इसी साल आपने देखा 1,82,000 करोड़ रुपीस जो है हमारी गवर्नमेंट ने बैंकिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिए हैं। इस तरीके से अगर गवर्नमेंट को कभी पैसा जमा कराना है या गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो और सबसे बड़ा काम जिसको हम बोल सकते हैं पूरे देश में इस काम के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मोनोपोली है, दैट इज इशू ऑफ नोट। नोट इशू करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मोनोपोली है। मतलब 1 रुपए का नोट छोड़ के, हम पहले समझ चुके हैं 1 रुपए के नोट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, सिक्के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। इसके अलावा जितने भी नोट आपके इंडियन इकोनॉमी में करेंसी में चलते हैं, चाहे वो 10 रुपए का नोट हो, 5 रुपए का नोट हो, 20 रुपए का नोट हो, 50 रुपए का नोट हो, 100 रुपए का नोट हो, आजकल 200 रुपए का नोट हो, 500 रुपए का नोट हो, 2000 रुपए का नोट हो, ये सारे के सारे जो नोट हैं ये इशू करने की पावर सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है और किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, अगला काम जो ये हमारे लिए बड़े काम का करते हैं ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या होता है? जब आपको कहीं से भी पैसा ना मिले, जब बैंकिंग सिस्टम को कहीं से पैसा ना मिले, जब गवर्नमेंट को कहीं से भी पैसा ना मिले तो वो किसकी शरण में जाएंगे? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शरण में जाएंगे। जब आपको कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा, अब आप और मैं पब्लिक शामिल नहीं है, सिर्फ बैंकिंग सिस्टम और गवर्नमेंट शामिल है। इनको अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो ये प्रभु के पास चले जाएंगे। प्रभु का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट का ये काम करते हैं। इसी फंक्शन को हम बड़ा डिटेल में इसी लेक्चर में समझने वाले हैं। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मतलब मार्केट में कितना क्रेडिट क्रिएट किया जाएगा और कितना क्रिएट नहीं किया जाएगा, मार्केट में कितना मनी सप्लाई बढ़ाया जाएगा और कितना मनी सप्लाई वापस ड्रॉबैक कर लिया जाएगा, ये तय करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है। उसके बाद ये हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज के कस्टोडियन के तौर पे काम करता है। ये जो FE आपको दिख रहा है ये फॉरेन एक्सचेंज है। ठीक है, तो कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज के रूप में ये हमारे लिए काम करता है। इंडिया में जितना भी फॉरेन करेंसी आता है, डॉलर, पाउंड, येन, अलग अलग करेंसीज जितनी भी इंडिया में आती हैं वो सारी की सारी किसकी सेफ्टी सिक्योरिटी में रखी जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेफ्टी सिक्योरिटी में रखी जाती है। इसी से रिलेटेड एक और काम ये हमारे लिए करते हैं जिसका नाम है क्लियरिंग हाउस। मतलब जैसे मेरे पास से फॉर एग्जांपल $10,000 थे, मैंने तो ये $10,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके एक्सचेंज करा लिए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेचारा कहाँ जाएगा इसके बदले में रुपया लेने? उनको भी तो इसके बदले में करेंसी चाहिए। तो ये $10,000 को कन्वर्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। मतलब हमारे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है, इस पूरे फॉरेन एक्सचेंज को रुपये में कन्वर्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अगली बात, ये फ्लोटिंग्स को मैनेज करते हैं। ये बड़ा टेक्निकल टर्म है, आप इसको यहाँ बड़ा ध्यान से समझिएगा। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हमारे यहाँ चलती है, आप लोगों ने सुना होगा डॉलर इज इक्वल्स टू 75 रुपीज, डॉलर इज इक्वल्स टू 70 रुपीज, पाउंड इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। ये जो एक्सचेंज रेट है फॉरेन करेंसी का, इसको मैनेज करने का, तय करने का, रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। वो इसको कैसे तय करता है? वो हमारी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ा के या घटा के इसको तय करता है। हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन के हिसाब से वो इसको मैनेज करता है। आपको जान के हैरानी होगी, हम चाहें तो इसको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। मार्केट बोलता है $1 इज इक्वल्स टू 75, लेकिन गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल सकता है नहीं, हम तो $1 इज इक्वल्स टू 70 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो मैनेज कर सकते हैं। दे हैव राइट टू मैनेज दीज फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। क्लियर है?
इसके बाद जितने भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड काम होते हैं वो भी सब करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही होती है। जैसे दूसरी कंट्रीज को पैसा पहुंचाना है, वहां से पैसा लेना है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो फंड्स आते हैं वो सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आते हैं। अगला बहुत ही जरूरी काम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे लिए करता है, ये हमारा LRR फिक्स करता है, लीगल रिजर्व रेशो। हमारे देश में दो तरीके के लीगल रिजर्व रेशो चलते हैं, पहले मैंने आपको डिटेल में बता दिया इसके बारे में, CRR और SLR, कैश रिजर्व रेशो जो कि बैंकों को रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो कि बैंकों को खुद अपने पास सेफ एंड सिक्योर करके रखना होता है। ये दोनों चीजें जो है तय करने की, इनकी रेट तय करने की जो पावर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और आखिरी और बहुत जरूरी काम, ये हमारे लिए हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं कि बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, रिजर्व बैंक जब लोन देगा तो क्या रेट होगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी अभी हम डिस्कस करेंगे। इन सारी रेट्स को तय करने की जो जिम्मेदारी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में होती है। ठीक है, ये सारा पावर था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब हम आगे बात करते हैं, मनी सप्लाई बैंकों को अलाउ कर दिया हमने कि आप कर सकते हो, लेकिन बैंक तो क्या करेंगे, मार्केट में गदर मचा देंगे यार, बहुत सारा पैसा मनी सप्लाई में दे देंगे, जो पैसा लेने आ रहा है उसको लोन दे देंगे कि ले जाओ भैया और ब्याज दो हमको तो कमाई करनी है। नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, हम देखेंगे कि मार्केट में क्रेडिट क्रिएट होनी है या नहीं होनी है तो कितनी होनी है, और अगर नहीं होने देनी है तो किस एरिया में हमको नहीं होने देने से रोकना है। अगर सब कुछ बैंकों के भरोसे छोड़ दिया तो फिर हर महीने एक विजय माल्या पैसा लेके भागेगा हिंदुस्तान से। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको मॉनिटर करता है। तो कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है क्रेडिट क्रिएशन को, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। वो दो तरीके से इसे कंट्रोल करता है। तरीकों के बारे में हम डिस्कस करें उसके पहले आप समझिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के पीछे जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो ये है कि वो इकोनॉमी में हो रहे इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और डिफ्लेशन मतलब सस्ताई, महंगाई और सस्ताई को कंट्रोल करने के लिए वो इस काम को करते हैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, सारा का जो पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस आगे हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। मैंने पूरे चैप्टर को आपके लिए बड़ा ही इजीली उसको समराइज करके दिया है, अभी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको हर टूल में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हर एक्टिविटी में सिर्फ यही अंदाजा लगाना है कि मनी सप्लाई बढ़ रही है या मनी सप्लाई गिर रही है। मैं आपको और समरी में थोड़ा समझा देता हूं, आप समझिए कि इन्फ्लेशन कब होता है और डिफ्लेशन कब होता है। इन्फ्लेशन होने का मतलब है आप लोगों के पास जेबों में बहुत पैसा है। अब हमने 11th में बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी है माइक्रो के अंदर, जब आपके पास बहुत पैसा है तो खर्च करने से नहीं घबराते आप, और जब आप खर्च करने से नहीं घबराते तो आप डिमांड क्रिएट करते हैं, और जब डिमांड क्रिएट करते हैं तो चीजें महंगी होती है। ठीक है, तो जब ऐसा हो रहा हो कि लोगों की जेबों में बहुत मनी सप्लाई है, बहुत पैसा है लोगों के पास, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने तरीकों से आपकी जेब से पैसा कम कर लेगा। अभी हम देखेंगे कैसे कम करेगा। लेकिन अगर डिफ्लेशन है मतलब आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप डिमांड क्रिएट नहीं कर रहे। जब आप डिमांड क्रिएट नहीं करते तो चीजें सस्ती हो जाती है, और डिफ्लेशन की स्थिति भी देश के लिए बुरी है, बहुत ज्यादा सस्ताई भी बुरी है। तो जब ऐसी सस्ती चीजें मार्केट में आने लग जाए तो आप समझ जाना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप क्या करेगा, सस्ते लोन देगा, आपको उकसाएगा कि आप खर्चा कीजिए। अभी कोरोना वायरस की वजह से हम डिफ्लेशन की स्थिति में जा रहे हैं, सब लोग घर में, कोई खर्चा कर ही नहीं रहा, तो डिमांड क्रिएट नहीं हो रही तो डिफ्लेशन। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा इसी लॉकडाउन के दौरान 2 बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट को कम करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। वो लोगों को बोल रहे हैं कि लॉकडाउन खुलते ही खूब मजे करो, खूब पैसे खर्च करो, ताकि इकोनॉमी का साइकिल चल सके। ठीक है, तो हम टूल्स की बात करते हैं। 2 तरीके का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेथड अप्लाई करता है कंट्रोल करने के लिए। पहला क्वांटिटेटिव कंट्रोल और दूसरा होता है क्वालिटेटिव कंट्रोल। यही समझ लो इनको। क्वांटिटेटिव
नाम से पता लगता है क्वांटिटेटिव कंट्रोल का मतलब क्या, यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में लोगों की जेब में जितना पैसा रखा हुआ है, समझ रहे हो बात को, जितना अमाउंट रखा हुआ है उस पैसे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया तेरी जेब में नॉर्मली 2-5 हजार रुपए रखे रहते हैं, इसको घटा के 500 रुपए कर दूंगा मैं। ये टारगेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कि वो आपकी जेब में 5,000 को या तो 500 करना चाहते हैं या 500 को 5,000 करना चाहते हैं। इट डिपेंड्स, इन्फ्लेशन है तो 5,000 को 500 कर देंगे और डिफ्लेशन है तो 500 को 5,000 कर देंगे। कैसे आपकी जेब में पैसा कम करना है या बढ़ाना है, इसके लिए क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स यूज किए जाते हैं। अब क्वांटिटेटिव के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, बैंक रेट्स आती हैं, ओपन मार्केट एक्टिविटीज से करते हैं, वो रेपो रेट के थ्रू करते हैं, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू करते हैं, सीआरआर के थ्रू करते हैं, एसएलआर के थ्रू करते हैं। सबको डिटेल में समझेंगे आज अपन, बहुत लंबा लेक्चर होने वाला है। क्वांटिटेटिव की जब हम बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव के अंदर हमने क्या कंट्रोल कर लिया, टोटल सप्लाई को कंट्रोल कर लिया, आपकी जेब में रखे हुए पैसे की क्वांटिटी को कंट्रोल कर लिया। दूसरा तरीका होता है क्वालिटेटिव। अब मैं आपकी जेब में रखा हुआ पैसा कम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये तय कर रहा हूं कि किसकी जेब में ज्यादा होगा और किसकी जेब में कम होगा। हमको ऐसा लगता है कि पेट्रोल के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, तो पेट्रोलियम सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनकी जेब के अंदर जो है पैसा कम करना पड़ेगा। पेट्रोलियम सेक्टर में अगर महंगाई है तो पेट्रोलियम सेक्टर को कम पैसा उधार दिया जाएगा, जबकि अगर रिटेल के अंदर महंगाई है तो रिटेल सेक्टर के लोगों को पैसा कम उधार दिया जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप तो जो है वो एक किराने की दुकान वाले हो, आप एक्चुअली किराने का कोई भी आप आटा बनाते हैं, गेहूं से आप आटा बनाने की आपकी बहुत बड़ी मील है, बहुत बड़ा आप आशीर्वाद आटा वाले हैं आप, ठीक है, बहुत पैसा है आपके पास, आप बहुत क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर रहे हैं और मार्केट के अंदर जो है प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं। लोगों की जेब में भी बहुत पैसा है, आटे का भाव वो 1.5 गुना देके भी लोग परचेज कर रहे, भाव भी नहीं पूछ रहे, दे आर बाइंग इन बल्क क्वांटिटीज। गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि इस हिसाब से तो आटे दाल का भाव बहुत ऊपर जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, पर्सनल लोन एंड बिजनेस लोन दोनों की रेट जो है बढ़ा दी, तो लोगों ने लोन लेना कम कर दिया। जब लोन लेना कम कर दिया तो अब खर्चे के ऊपर मॉनिटरिंग आना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये लोन सिर्फ किनके लिए बढ़ाया गया, सिर्फ आटे वालों के लिए रेट बढ़ाया गया, पेट्रोलियम वालों के लिए नहीं बढ़ाया, ठीक है, मशीनरी बनाने वालों के लिए नहीं बढ़ाया, छोटा बिजनेस करने वालों के लिए नहीं बढ़ाया, कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए नहीं बढ़ाया। सिर्फ किसके लिए बनाया, जिस एरिया में, जिस इंडस्ट्री में ज्यादा इन्फ्लेशन था उस इंडस्ट्री को कंट्रोल करना, इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव कंट्रोल। मतलब हमने सप्लाई पे इम्पैक्ट नहीं डाला, लेकिन हमने रैशनिंग कर दी कि किसको कितना उधार मिलेगा, किसको कितना ज्यादा मिलेगा और किसको कितना कम मिलेगा। जब इसको तय कर दिया जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट। 3 तरीके हैं क्वालिटेटिव कंट्रोल करने के, मार्जिनिंग, रैशनिंग एंड मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन और ये सब चीजें अभी समझेंगे अपन, आगे जब फर्दर डिस्कशन करेंगे। तब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला तरीका, हम सबसे पहले क्वांटिटेटिव कंट्रोल की डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले तरीका क्या है, बैंक रेट के थ्रू जो है कंट्रोल किया जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा, ये डिस्कशन खत्म होने तक आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या तो मनी सप्लाई को बढ़ाएगा या मनी सप्लाई को कम करेगा। बढ़ाएगा कब, जब डिफ्लेशन है, जब डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, लोगों की जेब में पैसा देना पड़ेगा, और जब इन्फ्लेशन है तो लोगों की जेब से पैसा निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब आप ध्यान से देखिए, बैंक रेट पहला तरीका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके थ्रू कंट्रोल करता है, बैंक रेट के थ्रू। बैंक रेट का मतलब क्या है, अगर आपको तुरंत लोन चाहिए, अगर बैंकों को, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको और मेरे को तो डायरेक्टली कंट्रोल कर नहीं सकता, हम तो डायरेक्ट बैंक के कांटेक्ट में है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको कंट्रोल करता है, बैंकिंग सिस्टम को। अगर किसी भी बैंक को
जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तुरंत 10,000 करोड़ रुपए चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो जो इमीडिएट लोन जो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेते हैं उसकी इंटरेस्ट रेट को क्या बोला जाता है? बैंक रेट। बच्चों इसको बहुत लॉजिकली ध्यान रखना, क्योंकि ये कई लोगों को नहीं मालूम। लोग बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर में डिफरेंस ही नहीं कर पाते। ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत ही समराइज और क्रिस्प करके इसीलिए लिखा है इमीडिएट लोन रेट, तुरंत जो लोन चाहिए मुझे तो आज ही चाहिए, 1 घंटे में 10,000 करोड़, ज्यादा से ज्यादा कल तक के टाइम में दे दो, तो जो इमीडिएट लोन रेट होती है उसे हम बैंक रेट बोलते हैं। नाउ बैंक रेट अगर बढ़ा दी, तो अब आप ध्यान से समझिएगा, बैंक रेट अगर ज्यादा हो गया, मतलब बैंक जब रिजर्व बैंक के पास पैसा लेने जा रहा है तो रिजर्व बैंक बोल रहा है महंगा मिलेगा यार, पहले की रेट पे नहीं मिलेगा, पहले तो 10% पे मिल जाता था, अब हमने 15% कर दी रेट, क्या बैंक लोन लेगा? बैंक बोलेगा सर आपसे 15% पे मैं लूंगा और मार्केट में 12% पे देना पड़ेगा, तो 3% का तो नुकसान है मुझे। मेरी बात समझे आप? जब मैं रिजर्व बैंक, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गया, उनको मैंने बोला सर लोन दे दो 10,000 करोड़ का, तो रिजर्व बैंक ने मुझे क्या बोला? सर 15% का ब्याज लगेगा। मैंने बोला सर कैसी बात कर रहे हो, बाजार में तो 12% पे मुझे देना पड़ रहा है। तो मैं जब किसी क्लाइंट को 12% पे उधार दूंगा तो 15% पे आरबीआई से कैसे लूंगा? मुझे ब्याज 15% का देना पड़ेगा और कमाऊंगा 12% का। मैं तो बेवकूफ बिजनेसमैन हुआ, फिर 3% का तो मुझे रोज लॉस लगेगा। मैं बोलूंगा सर मत दो, मैं तो क्लाइंट को मना कर दूंगा। रिजर्व बैंक का पर्पस सॉल्व हो गया, बैंकिंग सिस्टम में पैसा नहीं पहुंचाना था, रोक लिया उन्होंने। क्लियर है? सॉरी। देखो, तो अगर बैंक रेट बढ़ेगी तो रेज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। लोग जब उधार, अब अगर मान लो मैं रिजर्व बैंक से 15% पे ले लेता हूं, तो मैं 17% से कम पे दूंगा नहीं ना क्लाइंट को। क्लाइंट क्या बोलेगा? सर अभी 2 महीने पहले तो 12% पे दिया, ये 5% का इंक्रीज कर दिया आपने। मैं क्या बोलूंगा? सर रिजर्व बैंक ने बढ़ा दिया, मैं भी क्या कर सकता हूँ? बिजनेसमैन क्या बोलेगा? सर रुक जाओ, मैं तो साल भर बात करूंगा प्रोडक्शन, 17% पे तो मैं मार्केट से पैसा नहीं उठा सकता, आपसे लोन नहीं ले सकता, 17% पे लोन उठाऊंगा तो कमाऊंगा क्या? मैं तो कमाई होगी नहीं। तो उधार लेने वालों की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ब्याज रेट ज्यादा हो जाएगी, तो फॉल इन द सप्लाई ऑफ द मनी, तो मार्केट में लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, पैसा कम पहुंचेगा तो खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो हमको पता है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। इन्फ्लेशन के केस में हमको मनी सप्लाई कम करनी होती है, जो कि हमने कर दी, और इसका वाइसी वर्सा होगा किसमें? डिफ्लेशन के अंदर। तो मैं आपको एक बात डिफ्लेशन वाला केस भी बता देता हूं। बैंक रेट को हमने कम किया तो मार्केट रेट भी कम हो गई, मार्केट रेट कम हो गई तो रिजर्व बैंक से बहुत पैसा ले लिया बैंकों ने बहुत पैसा ले लिया, तो यही बहुत पैसा किसको बांट दिया? मार्केट में बिजनेसमैन को और सिंपल पब्लिक को बांट दिया। सिंपल पब्लिक के पास, जनरल पब्लिक के पास बहुत पैसा हो गया, बिजनेसमैन के पास बहुत पैसा हो गया, तो खर्चा ज्यादा होने लग गया, खर्चा ज्यादा होने लग गया तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड के साथ साथ सप्लाई बढ़ गई। मनी की सप्लाई अगर बढ़ गई तो लोगों का खर्च करने पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, और जब खर्चा करने पे कोई कंट्रोल नहीं होता तो डिफ्लेशन ऑटोमेटिक ही कंट्रोल में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपके हाथ में डिफ्लेशन पकड़ने में आ जाएगा। ठीक है? दूसरा तरीका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन को पहले थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिए आप। ओपन मार्केट ऑपरेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है कि भैया हमारी कुछ सिक्योरिटीज हैं। सिक्योरिटीज का मतलब यह होता है, जैसे आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, शेयर्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, आपके बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेएबल, इनको हम इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में सिक्योरिटीज नाम से जानते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है कि साहब हमारी कुछ सिक्योरिटीज है जिसमें हम बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं। जो लोग हमसे हमारी सिक्योरिटीज खरीदते हैं, जो हमसे परचेज कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वो एक तरीके से हमें लोन दे रहे हैं, तो हम उन टाइम टू टाइम उनको ब्याज देंगे। और जब हम परचेज करेंगे, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे वापस परचेज करेगा आपसे, तो आपको अच्छी खासी मार्केट रेट वापस ऑफर करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुले बाजार में जाके पब्लिक को क्या बोल रहा है? हमारी सिक्योरिटीज खरीदो। अब देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्यों बोल रहा है?
जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि लोगों के पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगों से क्या बोलेगा, सर हमारी सिक्योरिटीज ले लो, आपका पैसा हमें दे दो ताकि आपकी जेब में पैसा कम हो जाए। जेब में पैसा कम हो जाएगा तो आप कम डिमांड क्रिएट करेंगे। आपका पैसा अगर मेरे पास आ जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। समझ रहे हो आप बात को मेरी? ध्यान से देखो आप। सिक्योरिटीज क्या करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सेल करेगा। जब सेल करेगा तो लोगों की जेब से लिक्विडिटी को ले लेगा। लिक्विडिटी को अगर ले लेगा तो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी जो है बैंकों की वो कम हो जाएगी। मनी सप्लाई इस वजह से कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो खर्चा नहीं कर पाएंगे लोग। जब खर्चा नहीं कर पाएंगे लोग तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा किसमें होगा? यहाँ हम सेल कर रहे थे, यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल कर रहा था अपनी सिक्योरिटीज। अब क्या करेगा वो? अब वो परचेज करेगा। जब उसको बाजार में पैसा देना है तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको क्या बोलूंगा लोगों को, साहब हमारी सिक्योरिटीज जो है ना वो आपके पास रखी हुई है, मैंने सेल की थी इन्फ्लेशन के टाइम आपको, एक काम करो मुझे वापस दे जाओ। आपने मेरे से 1 करोड़ रुपए की खरीदी थी ना, आपने जब खरीदी थी 1 करोड़ की खरीदी थी, उसके बदले में चलो मैं आपको 2 करोड़ वापस लौटाता हूं, क्योंकि मुझे आपकी जेब में अब पैसा देना है। तो एक अच्छे रिटर्न पे, एक अच्छी इनकम पे वापस जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी ही सिक्योरिटीज को बाय बैक करता है। इस बायबैक को क्या बोलेंगे हम? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे ही उन्होंने परचेज की, उन्होंने मार्केट में लोगों की जेब में लिक्विडिटी दे दी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश अवेलेबल करा दिया। जब कैश अवेलेबल हो गया तो बैंकों में पैसा ज्यादा जमा होने लग गया। जब बैंकों में पैसा ज्यादा जमा होने लग गया तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होने लग गया, और जब क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होने लग गया तो मनी सप्लाई बढ़ गई। मनी सप्लाई बढ़ गई तो डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। क्लियर है? तीसरा तरीका जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्तेमाल करता है उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट का मतलब क्या होता है? ये भी एक लोन रेट है। जब भी किसी बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। ध्यान रखना, बैंक को किससे लोन लेना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। बैंक रेट में भी यही था, लेकिन बैंक रेट कौन सा लोन था? इमीडिएट लोन, तुरंत चाहिए। और ये कौन सा लोन है? ये है नॉर्मल लोन। दे देना सर 15-20 दिन बाद दे देना, 1 महीने बाद दे देना। तो नॉर्मल लोन जो चाहिए होता है उसके लिए कौन सी रेट होती है? रेपो रेट। इसको रीपरचेज रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा बैंक रेट में मैकेनिज्म चलता है सेम वैसा रेपो रेट में चलेगा। रेपो रेट अगर बढ़ गई तो मार्केट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई, मतलब लोगों के लिए उधार लेने का जो रेट है, मैं अगर महंगा लूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूँ, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर महंगा लोन लूंगा तो मैं पब्लिक को भी महंगा ही दूंगा। जब पब्लिक को महंगा ऑफर करूंगा तो लोग लेने से मना कर देंगे। जब लोग लेने से मना कर देंगे तो डिमांड ऑफ क्रेडिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड ऑफ क्रेडिट डिक्रीज, मनी सप्लाई भी डिक्रीज। मनी सप्लाई डिक्रीज तो इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में आ जाएगा। क्लियर है? नाउ आगे बात करते हैं अपन रेपो रेट में वाइसी वर्सा जो केस है। अगर रेपो रेट जो है हमारी वो हमने गिरा दी, अगर रेपो रेट हमने डाउन कर दी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो बाजार में भी मैं लोगों को सस्ता लोन दूंगा, सस्ता लोन दूंगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो मनी सप्लाई भी इंक्रीज कर देंगे। मनी सप्लाई इंक्रीज कर देंगे तो डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, रेपो और बैंक रेट में दोनों लोन की रेट है, लेकिन इमीडिएट में बैंक रेट यूज होती है, अदरवाइज जो है रेपो रेट यूज होती है। अब एक कंसेप्ट है साहब रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है, जब देखो रेपो में तो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले रहा था, पैसा ले रहा था। अब रिवर्स रेपो में क्या कर रहा है? बैंक बोल रहा है जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, अपनी भाषा में वॉल्ट कैश रखा हुआ है, समझ गए? वॉल्ट कैश बताया था मैंने। तो
तो आपके पास वॉल्ट कैश रखा हुआ है। वॉल्ट कैश कहाँ पे जमा करा रहे हो आप? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करा रहे हो। मतलब आप क्या कह रहे हो कि हमारे पास जो सरप्लस पैसा रखा हुआ है, इस सरप्लस अमाउंट को हम कहाँ डिपॉजिट कराना चाहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा ठीक है, उस पर मैं आपको ब्याज भी दूंगा। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करवाते हैं, उसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। इसको रिवर्स रीपरचेज रेट के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, रेपो से बिल्कुल उल्टा इसका सिस्टम चलेगा। यहाँ पैसा आरबीआई के पास जा रहा है, तो जब भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होगा, आरबीआई ज्यादा पैसा अपने पास मंगवाएगा। और ज्यादा पैसा बैंक कब जमा करवाएंगे? जब आरबीआई बोलेगा हमारे पास जमा कराओ, हम आपको बहुत बड़ा इंटरेस्ट देंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट जब ऑफर की जाए। तो आप देखिए, जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज की जाती है तो ज्यादा पैसा बैंकों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो जाता है। इस वजह से बैंकों के पास पैसा कम बच जाता है। बैंकों के पास कैश रिजर्व्स अगर कम बचेंगे तो हमको पता है वो क्रेडिट क्रिएट कम कर पाएंगे। क्रेडिट कम क्रिएट करेंगे तो जो है सप्लाई ऑफ मनी भी कम हो जाएगी। सप्लाई ऑफ मनी अगर कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। वहीं अगर रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया गया तो बैंक अपना सारा पैसा आरबीआई से निकाल लेंगे, बैंकों के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब बैंकों में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो वो ज़्यादा क्रेडिट देंगे, ज़्यादा उधार देंगे, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो डिफ्लेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, अगला टूल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्तेमाल करता है वो है कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या, हम पहले भी समझ चुके हैं, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। ये वो अमाउंट है जो लीगली कंपल्सरीली बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करा के रखना पड़ता है एज अ सेफ्टी डिपॉजिट। ये आपके टोटल डिपॉजिट के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब सीआरआर अगर बढ़ गया तो बैंकों का एक बड़ा हिस्सा कहां चला गया? आरबीआई के पास। कंपल्सरीली जमा हो गया, लॉ है, जमा कराना ही पड़ेगा। जब ज्यादा हिस्सा आरबीआई के पास चला गया तो मनी सप्लाई देने के लिए बैंकिंग सिस्टम में कम हो गई। जब बैंकिंग सिस्टम में पैसा कम हो जाएगा तो वो बाजार में भी पैसा कम दे पाएंगे, क्रेडिट क्रिएशन भी कम कर पाएंगे। जब वो क्रेडिट क्रिएशन कम करेंगे तो मनी सप्लाई गिर जाएगा, और मनी सप्लाई अगर गिर जाएगा तो हमको पता है खर्च करने की कैपेसिटी गिर जाएगी। खर्च करने की कैपेसिटी गिर जाएगी लोगों की, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल आ जाएगा। ऐसे ही अगर सीआरआर को हमने कम कर दिया, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला हमें तो कम दो, अपने पास रख लो ज्यादा। अगर बैंकों ने अपने पास ज्यादा पैसा रख लिया तो बैंक उससे क्रेडिट भी ज्यादा क्रिएट करेंगे। जब क्रेडिट ज्यादा क्रिएट करेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ती है तो हम पता है हमको कि डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। सेम ऐसा का ऐसा जो है वो एसएलआर के साथ होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये भी लीगल है, कंपल्सरीली ये वो पैसा है जो बैंकों को खुद अपने पास एज अ सेफ्टी डिपॉजिट रखना पड़ेगा। सीआरआर में तो हम आरबीआई के पास रख रहे थे, एसएलआर में ये पैसा खुद के पास रखना पड़ेगा। अगर एसएलआर बढ़ गया तो ज्यादा पैसा तो सेफ्टी डिपॉजिट में चला गया। सेफ्टी डिपॉजिट में जब ज्यादा पैसा जाएगा तो बैंकिंग सिस्टम में पैसा कम बचेगा। पैसा कम बचेगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होगी तो परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी, खर्च करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसका बिल्कुल उल्टा एसएलआर के डाउन होने में होगा। एसएलआर अगर कम है तो सेफ्टी डिपॉजिट में पैसा कम जाएगा, बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा बच जाएगा। ज्यादा बचेगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी ज्यादा होगा, क्रेडिट क्रिएशन अगर ज्यादा होगा तो लोगों की जेब में पैसा ज्यादा पहुंचेगा, ज्यादा पैसा पहुंचेगा तो खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, खर्च करने की कैपेसिटी अगर बढ़ जाएगी तो डिफ्लेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। क्लियर है? ये जो हमारा डिस्कशन है
अब तक का, ये था सब क्वांटिटेटिव टूल्स, जो क्वांटिटेटिव टूल्स इस्तेमाल करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में मनी सप्लाई को इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ध्यान में रखते हुए मॉनिटर करता है। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो मनी सप्लाई को गिरा दिया जाता है, और जब डिफ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। हमने सारी चीजें लॉजिकली विद सीक्वेंस विद डायग्रामेटिक समझी है। प्लीज आप इसको ऐसे याद रखिएगा, समझिएगा, पीडीएफ साथ में यूज कीजिएगा जब आप पढ़ रहे हो। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन बैंकिंग का क्वांटिटेटिव पोर्शन एक साथ कवर करना जरूरी था, तो आप इसको पूरी तरह से कवर कीजिए, पढ़िए। कोई भी डाउट आता है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।